Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी देख रहे हो तब आपका जो है स्वीकार करिए हमारा रेस्पेक्ट। तो आइए बच्चे, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो क्लास नाइन्थ का सिविक्स का टॉपिक है, ठीक है। पिछला क्लास की यदि हम बात करते हैं बच्चे, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो कि था वाई द चॉइस मैटर वो कवर कर दिया, और इसका पीडीएफ नोट्स जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल दिया गया है। तो यदि आप भी बच्चे, यदि आपको जो है क्लास नाइन्थ में हो तो प्ले स्टोर से डीवी कॉमर्स क्लासेस नाम का ऐप डाउनलोड कर लो और कंप्लीट फ्री का क्लास सिविक्स और इकोनॉमिक्स का जो है हमारे ऐप पे कर सकते हो, और पीडीएफ नोट्स भी उसमें अटैच्ड मिलेंगे लाइव क्लासेस के बगल में, ठीक है। तो वीडियो क्लासेस के बगल में पीडीएफ नोट्स भी अटैच्ड है। हम लोगों ने बच्चे एक चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स कवर कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं ये क्या बोलते हैं सिविक्स का पहला चैप्टर देखते हैं। तो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों को मैं बता दूं, सीबीएसई का जो है सेशन 26-27 के लिए बात करते हैं। अभी तक बाबू आज हो गए 29 तारीख, ठीक है, 29 मई, और आज तक अभी तक जो है एनसीईआरटी ने अपने वेबसाइट पे जो है सॉफ्ट कॉपी भी लॉन्च नहीं किया है। इसलिए हम लोग अभी भी जो है विद द हेल्प ऑफ ये गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, ठीक है, गोयल ब्रदर प्रकाशन का जो किताब है ये आप देख रहे हो, तो इन किताब की मदद से हम लोग जो है सिविक्स का पहला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। थीम 6 के अंदर पहला चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, यह चैप्टर का नाम है। यदि चैप्टर नंबर की बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 9, ठीक है, थीम 6 चैप्टर नंबर 9 जो है डेमोक्रेसी के बारे में है, जो कि आपका सिविक्स का पहला चैप्टर है। तो हम लोग वो इस वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिफोर मूविंग फर्दर वंस अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि जो बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को, नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सीबीएसई लर्निंग पॉइंट, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। या तो फिर जो है जो बच्चे हमारे मेन चैनल जो है हमारा जो डीवी कॉमर्स क्लासेस वहाँ से देख रहे हैं तो आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखें। आई बात समझ में सभी को? ताकि जो है क्या होंगे, यदि सब्सक्राइब करके रखोगे तो लेटेस्ट अपडेट जो है ना आपको वो मिलते जाएगा हमारा। आई बात सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चे। टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, मतलब कि लोकतंत्र को समझना, लोकतंत्र को समझना, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 थीम 6, ठीक है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन, चैप्टर नंबर 9 थीम 6, ठीक है। थीम 6 डेमोक्रेसी, चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको समझने का कोशिश करेंगे, सिंपल तरीके से, छोटे छोटे तरीकों से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे यह क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर यदि बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट्स में देख लेते हैं। तो क्या पढ़ोगे आप? तो पढ़ोगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। उसके बाद फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। इतने सारे चैप्टर टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, जूम कर देता हूं। अब आते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी से क्या समझते हो, ठीक है, डेमोक्रेसी से क्या समझ में आता है। तो कहता है कि एक फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर थे 20th सेंचुरी के, 20वीं सदी का, 20th सेंचुरी का एक बड़े फिलोसोफर रहे हैं, और उनका नाम क्या रहा है? तो उनका नाम है रेनहोल्ड नेबूर, ठीक है। क्या नाम है बच्चे? रेनहोल्ड नेबूर। और रेनहोल्ड नेबूर का कहना क्या था?
तो इनका कहना था, रेनहोल्ड नेबुल्स का कहना था कि मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल एंड मैंस कैपेसिटी फॉर इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी। यदि इसकी मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, तो नेबुल्स का कहना था कि यदि जो मानव में जो है न्याय करने की क्षमता है, मानव के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम लोगों के अंदर न्याय करने की, जस्टिस करने का कैपेसिटी है, क्षमता है, इसलिए डेमोक्रेसी संभव है। याद रखोगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रेनहोल्ड्स नेबुल्स, ठीक है, रेनहोल्ड नेबुल्स का क्या कहना था, तो इनका कहना था कि मानव के अंदर, इंसान के अंदर न्याय करने का क्षमता है, इसलिए डेमोक्रेसी संभव है। एंड मैंस कैपेसिटी फॉर इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी, और कभी कभी इंसान जो होते ना अन्यायी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी इंसान, ह्यूमन बींग्स अन्यायी हो जाता है, पाप करता है, गलतियां कर बैठता है, इसके लिए डेमोक्रेसी का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि यदि हम बात करते हैं रेनहोल्ड नेबुल्स की, मतलब शब्दों में यदि हम बात करें तो इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है कि डेमोक्रेसी, देखो क्यों संभव है हमारे इंडिया में या कोई भी देश में, डेमोक्रेसी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैन, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्याय करने का क्षमता होता है। लेकिन न्याय आवश्यक कब हो जाता है, तो न्याय आवश्यक हो जाता है, डेमोक्रेसी आवश्यक हो जाता है जब हम अन्यायी हो जाते हैं। समझ में आया, जिससे इनका स्टेटमेंट से हमें यह समझ में आता है, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज बोथ डिजायरेबल एंड एसेंशियल। मतलब कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी जो होता है ना बच्चों, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या होते हैं, तो डेमोक्रेसी डिजायरेबल भी होते हैं, मतलब कि इच्छा से के अनुसार बनाए जाते हैं। अभी हमने बतलाया ना कि मैंस में जो है ना न्याय करने का क्षमता है, तो इसलिए ये है, तो डिजायरेबल है। और जब अन्याय हो जाए, अन्याय करे, तो उस समय क्या हो जाएंगे, तो उस समय आवश्यक हो जाएंगे, एसेंशियल हो जाएंगे। समझ में आ रहे हैं, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट में क्या बोलता है, तो अगला पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है, कहता है कि डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। कहता है कि विश्व की यदि मैं बात करता हूँ तो विश्व में डेमोक्रेसी एक ऐसा वाइडली स्कोप है, टर्म्स है, जो विश्व में लगभग सारे देश एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा वर्ड है जो सारे देशों में लगभग स्वीकार करते हैं, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, What makes डेमोक्रेसी सो पॉपुलर, और ऐसा क्या है इसके अंदर जो इस डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा पॉपुलर किए हुए है। तो इसका समझने का मतलब है, टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर यदि जानना है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें जानना होगा कि डेमोक्रेसी का वास्तव में अर्थ क्या है, डेमोक्रेसी वास्तव में है क्या। एग्जामिन वेदर, ये हमें ये देखना होगा कि इट इज indeed best form of government capable for meeting the challenges of modern society। वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या उस परिवर्तन को स्वीकार करने में डेमोक्रेसी सक्षम है या नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में इस पैराग्राफ का मतलब हम समझे तो कहता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा टर्म है जो पूरे देश में लगभग स्वीकार किया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी में आखिर ऐसा क्या है भाई जो इतना पॉपुलर है। तो इसका जवाब है डेमोक्रेसी का सही मायने में अर्थ। ठीक है, और क्योंकि सही मायने में अर्थ, जो हमारे यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, तो क्या उस चेंजेस को गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की मदद से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये जवाब है। अब आते हैं, ये तो खैर ऊपर की बात हो गई, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं मैं उसको हाईलाइट करूंगा। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो हम लोगों को एमिनेंट अथॉरिटी देता है, हमारे पास हमें अधिकार देता है, ऐसे समझते हैं। इस लाइन का मतलब कि यदि हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी जो होते हैं, मेनी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी का बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि डेमोक्रेसी हमें अधिकार देता है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कहता है इंपॉर्टेंट टर्म्स में बोलता है कि डेमोक्रेसी जो है, सबसे पहले जो शब्द है डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी जो शब्द है सबसे पहले कहाँ बोला गया था, तो एथेंस में बोला गया था, 5th सेंचुरी में। ठीक है, सुना जरा, एथेंस में बोला गया था, प्राचीन एथेंस में। ठीक है,
सबसे पहले डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया था बच्चों? तो सर्वप्रथम डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल प्राचीन एथेंस में किया गया था। कब किया गया था? 5th सेंचुरी में किया गया था। ठीक है, अब ये एथेंस कहाँ पड़ता है? तो ग्रीक एक देश है वहां में। मतलब कि कह सकते हो कि सबसे पहले डेमोक्रेसी जो शब्द है वह ग्रीक देश के प्राचीन एथेंस में जो है, मतलब कि एक एंशियंट एथेंस जो जगह है, शहर है, वहां पे बोला गया था। कब बोला गया था? तो 5th सेंचुरी में। कहां से ये ओरिजिनेटेड है? ग्रीक से है। ठीक है, ग्रीक में इसका अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, ग्रीक में इसका अर्थ कुछ और है। ग्रीक में डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिया बोलते हैं। ग्रीक में हम लोग डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं बच्चे? डेमोक्रेटिया बोलते हैं। अब ये डेमोक्रेटिया दो शब्दों से टूट के बना है, एक डेमोस और दूसरा क्रेटो। ठीक है, डेमो और दूसरा क्रेटो। डेमो का मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल। ध्यान देना, डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल। ठीक है, डेमोस का मतलब क्या हो गया? पीपल। और क्रेटोस का मतलब हो गया पावर, जिसको यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? रूल्स बाय द पीपल। मतलब कि एक ऐसा नियम, एक ऐसा देश जहां पे लोगों का खुद का नियम चलेगा, लोगों का खुद का नियम चलेगा, उससे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। समझ में आ गया डेमोक्रेसी का मतलब? एक ऐसा देश जहां पे लोगों का खुद का नियम चले, उसे क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इन एथेंस इज द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है ना, ये क्या है? एक बहुत ही पुराना, सबसे पहला जो है ना, वो एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? एंड इट करस्पॉन्डेड टू द सम ऑफ द मॉडर्न आइडिया अबाउट डेमोक्रेटिक रूल। और वर्तमान में जो हम लोग डेमोक्रेसी जो चलाते हैं, हमारा देश इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, एज यू ऑल्सो नो, है ना? तो वर्तमान में जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है, वो उस समय के प्राचीन काल का ही देन है। वहां से कुछ बातों को ऐड करके लाया गया है। ठीक है, उस समय वहां पर क्या होते थे? एथेंस की मैं बात कर रहा हूँ। एथेंस कहाँ पड़ता है? ग्रीक में। याद रखिएगा, एथेंस कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे? ग्रीक में पढ़ रहे हैं। तो एथेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इंटायर एडल्ट मैन, मेल, जितने भी जवान पुरुष थे, एथेंस में रहते थे। ठीक है, वे सब के सब वोट दे सकते थे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता था कि गरीब है तो वोट देंगे, नहीं सॉरी, गरीब है तो वोट नहीं देंगे, अमीर है तो वोट देंगे, ऐसा नहीं था। एथेंस के जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग वोट देंगे, चाहे वे गरीब थे या अमीर थे, बस उन्हें जवान होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सुनना, एथेंस के जो लोग थे ना, सॉरी, एथेंस के जो लोग थे, मेल सिटीजन थे, वे स्वतंत्र थे, आजाद थे। कोई उनको रोक नहीं सकता था कि हम जो है किसको वोट देंगे, कौन हमको वोट, इसको वोट नहीं देना, उस पर वोट नहीं देना, ऐसे रोकने वाला उनको कोई भी नहीं था। और उनके पास अधिकार था कि हर व्यक्ति असेंबली में, पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बातों को रख सके। अभी हम लोग क्या करते हैं? हमारे इंडिया का डेमोक्रेसी का क्या रूल कहता है? तो इंडिया में कहता है कि हम लोग एक वोट देंगे और वोट देने के बाद कुछ व्यक्तियों को जिताते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको हम जिताते हैं और हमारे बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में बोलता है। जैसे कि यदि बात करते हो, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, मसौरी। ठीक है, तो मसौरी जो पटना में पड़ता है, तो यहाँ क्या रिप्रेजेंटेटिव है? अरुण मांझी। ठीक है, तो हम लोगों ने वोट दे करके अरुण मांझी को जिताया। अब यदि हमारी मसौरी की यदि कोई समस्या है तो हम लोग पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं, हमारा अरुण मांझी जा करके जो है समस्या को बतलाएंगे, रखेंगे, है ना? मतलब कि हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था, जिससे भी कोई प्रॉब्लम था वे डायरेक्ट जो है स्पीक कर सकता था असेंबली में। एथेंस के लोगों ने कभी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुना, डायरेक्टली नहीं चुना कि हम नहीं जा सकते, हमारे बदले आप जाइए, ऐसा उन्होंने कभी भी डायरेक्टली नहीं चुना। ठीक है, अब सबसे सीधा डेफिनेशन से यदि हम बात करते हैं, सबसे सिंपल सा डेफिनेशन तो क्या है? तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि यदि हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार का रूप है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार का रूप है जहां पे हम लोग, यानी कि आम आदमी, हम लोग जो है खुद रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, रूलर को चुनते हैं, शासक का चयन
हम लोग खुद करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ रहे हैं? डेमोक्रेसी एक ऐसा जो है सरकार का नियम है, रूल्स है, जहां पे हम लोग खुद क्या करते हैं, चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम। और ये कैसे होंगे? तो हम कैसे चुनते हैं भाई? तो हम चुनते हैं भाई साहब वोट के माध्यम से। ठीक है, और एक इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम के माध्यम से चुनते हैं, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? वोटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेजोरिटी लोग वोट देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है वोट देते हैं, और जिसका वोट सबसे ज्यादा होता है वही व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव हमारा बन जाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव को का सिलेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन हम लोग वोट दे करके करते हैं। इलेक्शंस आर नेसेसरी। इलेक्शन जो है हमारे यहाँ आवश्यक है, और बेसिक कंडीशंस में आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनफैक्ट कह सकते हैं, बोला गया है कि जितने भी एडल्ट हैं, ठीक है, जितने भी जवान है, जवान कहने का मतलब किसको बोलते हैं भाई? तो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को एडल्ट बोलते हैं। तो जितने भी एडल्ट है उस सबको वोट देना चाहिए। ठीक है, सबको वोट देना चाहिए। मेन फीचर से सबको वोट देना चाहिए। इससे क्या होता है? डेमोक्रेसी को अलग करता है सरकार से। नहीं तो क्या होगा? यदि ऐसा नहीं होता तो मोनार्ची हो जाता, नहीं ऐसा होता तो क्या हो जाता? मोनार्ची हो जाता। अब ये मोनार्ची क्या हो गया भाई, और इसका मतलब समझते हैं। डिक्टेटरशिप्स और डेमोक्रेटिक में, मान लो कि आपके क्लास में एक डिसाइड करना, तय करना है कि पिकनिक कहाँ पर होगा। ठीक है, मान लो कि आपका क्लास जो है एक पिकनिक का ट्रिप मनाने वाले हैं, और वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा कि पिकनिक कहाँ होंगे। क्लास का मॉनिटर बोलता है कि, जब क्लास का मॉनिटर बोलता है कि पिकनिक हमारे घर पे होंगे, अब क्लास का मॉनिटर के अलावा किसी के को बोलने का कोई राइट नहीं दिया गया है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यू कैन से कि ये भैया मोनार्ची, डेमोक्रेसी जो है ये क्या चल रहे हैं? डिक्टेटरशिप चल रहे, तानाशाही चल रहा है। ये जो बोलेगा ना वही हो रहा है। समझ में आ रहे हैं? लेकिन यदि क्लास टीचर हैं, क्लास टीचर आते हैं, अब डेमोक्रेसी का मतलब समझिएगा। क्लास टीचर आ रहे हैं तो चलो भाई पिकनिक कहाँ कहाँ होगा, जिसको अपना अपना लोकेशन बताओ। तो 4-5 ऑप्शन दे दिया गया, इसमें से कितने बच्चे जो है ये जगह पे जाना चाहेंगे पिकनिक के लिए। तो वहां पे अब क्या होंगे? हाथ खड़ा करेंगे बच्चे, तो मेजोरिटी देखा जाएगा, और जिसका संख्या ज्यादा है वही डिसीजन लिया जाएगा, उसके फेवर में डिसीजन लिया जाएगा। तो ये है डेमोक्रेसी का रियल अर्थ। समझ में आया डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अब आगे फिर बढ़ते हैं। कहता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, भूतपूर्व प्रेसिडेंट कहाँ के? यूएसए के। कौन थे? अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये तस्वीर दिख रहे हो ना, अब्राहम लिंकन का है। तो कहता है भूतपूर्व प्रेसिडेंट किसका? यूएसए का। अब्राहम लिंकन ने जो है उस समय जो है यूएसए में अप्रथर्ड्स का रूल्स चलता था, काले गोरे के बीच का भेदभाव चलते थे, तो इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक में सबसे पहला प्रेसिडेंट बने थे, और इन्होंने जो है डेमोक्रेसी को डिफाइन क्या किया? द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम लोग जो पढ़ते हो ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब यदि कोई भी बच्चा से पूछा जाता था तो ये बोलते थे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। तो ये किनका देन है बच्चा? तो ये देन है अब्राहम लिंकन का। किसका देन है? अब्राहम लिंकन का। इसका मतलब क्या हो गया? दिस डेफिनेशन एम्फेसिस ये बतलाता है कि पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। मतलब पार्टिसिपेशन का मतलब कि लोग वोट देंगे, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और वही लोग उनका जो है जिसको रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वही जो है वेलफेयर करेंगे, भलाई करेंगे, लोगों के लिए भला करेंगे। ठीक है, भला करेंगे, भाला नहीं करेंगे। इस बात पे ध्यान रखना, भला करना और भाला करना। आजकल यही होता है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही हमारा क्या करते हैं? भाला करते हैं। पहले भला कहने की बातें कहती हैं वैसे, लेकिन बाद में क्या करते हैं? भाला कर देते हैं, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं। हिस्ट्री शोज दैट, इतिहास की मैं बात करता हूँ, इलेक्शंस अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू इंश्योर डेमोक्रेसी। सिर्फ इलेक्शन करवा देने से डेमोक्रेसी हो जाएगा, बना हुआ रह सकता है, यह संभव नहीं है। ठीक है, ए
डिक्टेटर, यदि बात करते हैं कुछ तानाशाही जैसे कि हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गए, ये सब जैसे कि यदि बात करते हैं, मे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, ये सब लोग जो थे ना, इन लोगों को भी लोग ही चुनते थे, लेकिन जब ये बन जाता था, बट वंस ही स्टार्ट एक्टिंग इन ए मैनर इन विच हिज पॉलिसीज आर नॉट मीन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट सीज टू बी डेमोक्रेटिक। ठीक है, मतलब कि यदि हम बात करते हैं ना, यहाँ पे दो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कहता है कि क्या बोलता है, इसका मतलब समझते हैं पहले। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया तो डेमोक्रेटिक बन गया। यदि ऐसा होता ना तो कुछ डिक्टेटर्स थे तानाशाही जैसे कि हिटलर के बारे में, अब तो सिलेबस में शायद हट गए हैं, लेकिन पिछला साल तक हिटलर के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना था। ठीक है, हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, तो ये लोग जो थे ना तानाशाह बोला जाता था, तो ये लोगों को भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेलेक्ट करते थे किए थे। लेकिन एक बार जब ये सेलेक्ट हो गए ना भैया जी, इतना अत्याचार करते थे, इतना अत्याचार करते थे मत पूछो। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हिटलर जो है ना अत्याचारी के रूप में ही जाने जाते हैं, हिटलर अत्याचारी के रूप में ही जाने गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द पीपल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में लोगों का क्या योगदान है, तो कहता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पीपल, ये जो पीपल जो शब्द है लोग, इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या समझते हैं। द ग्रीक डिड नॉट गिव द वोटिंग राइट टू द वुमेन, याद है मैंने पिछला पेज में बताया था कि ऑल द एडल्ट मेल ऑफ ग्रीक हैव राइट टू वोट। मैंने बोला था ना, ग्रीक के जितने भी जो लोग थे, जवान पुरुष लोग को ही वोट देने का अधिकार था, मतलब कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, स्लेव्स गुलामों को वोट देने का अधिकार नहीं था, फॉरेनर्स विदेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इट वॉज नॉट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। हमारे यहाँ अब के समय में यदि वर्तमान इंडिया की बात करते हैं, UAF मतलब कि UAF मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका तात्पर्य क्या होता है कि भारत का हर वह नागरिक जिसका उम्र 18 या 18 से ऊपर है, ठीक है, उसके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन उस समय UAF एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थे वह नहीं चलते थे। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड ग्रांटेड वुमेन द राइट टू वोट एट द फेडरल लेवल इन 1971। 1971 में स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया। ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बाबू, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा हूं, तो स्विट्जरलैंड जो थे ना ग्रांटेड वुमेन्स द राइट टू वोट इन 1971। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने जो है सबसे पहली बार 1971 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया। समझ में आया? आगे फिर बढ़ते हैं, तो आगे क्या बोलता है, आगे कहता है कि इट प्रैक्टिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, और इससे ऐसा करने से क्या होते थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण बन जाते थे। ठीक है, थ्रू ऑल द गवर्नमेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द सिटीजन, और वहां पे जो भी डिसीजंस होते थे, निर्णय होते थे, आम जनता, आम आदमी वहां पे वोट दे करके लेते थे। ठीक है, आगे फिर बढ़ते, इन ए वास्ट एंड पॉपुलस कंट्री लाइक इंडिया, बड़े देश और फेमस देश जैसे कि इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोगों ने जो है वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया है। हम लोगों ने, इंडिया ने कौन से डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज नॉट प्रैक्टिकल टू एडॉप्ट, हम लोगों ने जो है डायरेक्ट, सॉरी हमने यहाँ पर गलती बोल दिया, इंडिया इज नॉट प्रैक्टिकल टू एडॉप्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं चुनता है, मतलब कि हम जो है हम सब मिल करके एक ही व्यक्ति को वोट देंगे, ऐसा नहीं हमने किया है। हम इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का चयन करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि हम लोग जो वोट देते हैं ना, वो नेशनल लेवल पे वोट देते हैं। क्लियर है? Therefore इंडिया फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया कौन सा डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, ऐसे समझते हैं। इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी,
इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता है। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अधिकार था, जैसे कि ग्रीक में मैंने बताया था, ग्रीक के लोग वोट देने का अधिकार था और ये डायरेक्ट असेंबली में जा करके जो है क्या करते थे, अपनी बातों को रख सकते थे। हमारा इंडिया ऐसी बातों को नहीं करता है। हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और नेशनल लेवल पे यदि हम बात करते हैं तो वह रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का तात्पर्य क्या हो गया, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें हम कह सकते हैं कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हम एक व्यक्ति को चुनते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि हम अपने मसूरी में अरुण मांझी को हमने चुना और उन्होंने, अब जो भी मसूरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वे अरुण मांझी जा करके अपना जो है बात रखेंगे हमारे बिहार के, हमारे मसूरी के बिहार पे, है ना। तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुने हैं, एक प्रतिनिधित्व को हमने चुना है। In parliamentary democracy, decisions are generally taken by the majority, ठीक है। यदि हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ को कोई भी डिसीजन जो है ना, निर्णय जो है ना, वो मेजोरिटी के आधार पे देखा जाता है। जैसे कि यदि आप पढ़ोगे लोकसभा में, यदि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि लोकसभा में जो है वहाँ पर भी क्या देखा जाता है, मेजोरिटी देखा जाता है ना। जिसका संख्या ज़्यादा होता है ना वे वोट देते हैं, ठीक है। वोट देकर के कोई भी बिल को एक्ट के रूप में कन्वर्ट करवाते हैं, ये आपने 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेजोरिटी दिया जाता है, हमारे इंडिया में क्या होता है, मेजोरिटी पे देखा जाता है, while ensuring protection of the minority rights। और ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी देख रहे हैं तो माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों की रुचियों को, अधिकारों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे इंडिया में अल्पसंख्यक का जो वैल्यू है उससे भी देखा जाता है। एवरी गवर्नमेंट, हर सरकार जो होते हैं ना, वे क्या करते हैं, वे every government imposes certain restrictions on the people who can be elected। हर सरकार जो क्या करता है ना, एक कुछ नियम बनाते हैं कि किसे हम वोट देंगे। जैसे कि नियम ये कहा जाता है कि यदि कोई भी, हमारे भारत के अंदर नियम ये कहता है कि यदि कोई भी भारतीय जिसका उम्र 18 वर्ष नहीं पूरा हुआ है वह वोट नहीं दे सकता, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन लागू हो गया। दूसरा, भारत का वह कोई भी नागरिक, मैंने बोला था भारत का वह कोई भी नागरिक जिसमें जो है किसी क्रिमिनल एक्ट में फंसा हुआ है, बहुत भयंकर वाला क्रिमिनल एक्ट में फंसा हुआ है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो भारत के लोग हैं वे सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वे सबको ही वोट दे सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे फिर बढ़ते हैं, की लर्निंग है। की लर्निंग आप देख लो, यहाँ पे कुछ सवाल भी है, ठीक है। सवाल में आपका क्या कहता है, तो ऑब्जेक्टिव को ट्राई करते हैं। डेमोक्रेसी जो है सबसे पहले कहाँ से आया बच्चे, तो डेमोक्रेटिया से, बी सही जवाब है, ठीक है। कहता है कि किसने कहा था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, किसने बोला, अब्राहम लिंकन ने बोला। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि हम जो वोट देते हैं और वोट देने के बाद हम खुद जो है ना डायरेक्टली असेंबली में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं, उससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है ना हमारे बिहाफ पे कोर्ट में जाकर के बोलता है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आगे फिर बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हमारे भारत में डेमोक्रेसी की कौन सी जड़ें हैं, क्या जड़ है, ठीक है। तो देखो इसमें कहता है रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस दैट डेवलप्ड लॉन्ग बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। आज हमारा जो डेमोक्रेसी है ना पूरे विश्व में फेमस है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में शुरू से फेमस रहा था, ठीक है। बहुत लंबे साल के बाद ऐसा कुछ हुआ है। द अर्ली ट्रेडिशंस लेड फाउंडेशंस फॉर द आइडिया, पहले के समय का जो ट्रेडिशन था, कल्चर जो हमारा था, वह कुछ आइडिया जैसे कि पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशंस, ठीक है,
कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग, ये सब के आधार पे था। मतलब कि हमने जो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है वो पहले का ही दिन है। पहले इसमें कुछ कुछ बातें थी, वो सारी बातों को स्वीकार किया। जैसे कि पार्टिसिपेशन, कोई भी काम करना होता था पहले के समय, ट्रेडिशंस की बात कर रहा हूँ, तो पहले के समय कोई भी काम करना होता था तो हम लोग मिल करके डिस्कस करके करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ पे कंसल्टेशंस को रखते थे, कंसल्ट करते थे, फलाने से करवाना पड़ेगा कि ठिकाने से करवाना पड़ेगा, चलो मिल के बताया जाता था। उसके बाद फिर सारे लोग मिल करके डिसीजन लेते थे। और वर्तमान का जो है डेमोक्रेसी भी लगभग कुछ ऐसा ही इसके अंदर सम्मिलित है, कुछ बातें, ठीक है। वैदिक सोसाइटी डिस्प्लेड सर्टेन कंसल्टेटिव फीचर्स, और वैदिक समाज जो थे ना वो उसमें कंसल्टेंसीज को तरह तरह की उसमें बातें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इट वॉज नॉट डेमोक्रेटिक इन द मॉडर्न सेंस। आज के समय की यदि बात करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक में क्या करते हैं, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चयन करते, वोट देते हैं, लेकिन पहले के समय में वोट नहीं दिया जाता था। दे बिलीव्ड दैट डिसीजन मेकिंग एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द गवर्नेंस। पहले के समय के लोगों का मानना होता था कि यदि सरकार बनाना है तो सरकार कैसे बनेंगे, सरकार में जो भी नियम लिया जा रहा है तो वो डिसीजन में आपको तुरंत रहना पड़ेगा, आपको डिसीजन नियम जो बनाए जा रहे हैं उसमें आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आपका भागीदारी, आपका एक्टिवनेस होना चाहिए, तब ये सरकार चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अब ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशन सच एज, पहले के समय में सभा होता था या समिति होता था जो क्या करता था, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। अब अथॉरिटीज वाज नाइदर डिसेंट्रलाइज्ड नॉर हेरिडिटरी। पहले के समय में जो अथॉरिटी अधिकार थे वो सेंट्रल लेवल पे नहीं थे, ठीक है, ना ही सभी में बांटे गए थे, एक ग्रुप में दिया गया था। वर्तमान की यदि बात करते हैं तो अधिकार जो है ना वो कुछ अधिकार सेंट्रल के पास है, कुछ अधिकार स्टेट के पास है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी लाना हमारे हाथ में है, नहीं है, स्टेट के हाथ में है, नहीं है, तो इसका पावर किसके पास है, तो इसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो वर्तमान के यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो डेमोक्रेसी का जो रूल चल रहे हैं वो क्या चल रहा है, सेंट्रलाइजेशन भी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी है। कुछ अधिकार केंद्र के हाथों में है और कुछ अधिकार जो है ना हमारे हाथों में, स्टेट्स के हाथों में, हमारी हाथों में भी है, ठीक है। पहले के समय का जो गवर्नमेंट था वो पार्टिसिपेशन, एक्टिवनेस के आधार पे था। इससे ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, भाईचारा, दयालुता, ठीक है, दयालुता, भाईचारा, ये सबको रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, दिखाया जाता था प्रिंसिपल्स ऑफ द वसुवैधीय कुटुंबकम, ठीक है, मीनिंग दैट द वर्ल्ड इज ए फैमिली फॉर्म्ड बाय मोरल फाउंडेशन ऑफ आर्यन डेमोक्रेसी। यदि हम बात करते हैं तो पहले के समय में जो थे ना भाईचारा को रिप्रेजेंट किया जाता था, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि पूरे पृथ्वी, ठीक है, पूरे पृथ्वी, दो देख रहे हो ना, पूरे पृथ्वी जो है वह क्या है, एक हमारा फैमिली है। पूरा पृथ्वी, पूरा कंप्लीट अर्थ इज आवर फैमिली, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द मोरल फाउंडेशन ऑफ द आर्यन डेमोक्रेसी। और इसको निर्माण करने वाला कौन, आर्यन डेमोक्रेसी। वैदिक पीरियड के समय की बात करते हैं तो असेंबली होते थे, जैसे कि सभा और समिति होता था। अब यही सभा और समिति में हर कोई को अपना अपना बात रखने का अधिकार दिया गया था। दिस बॉडी डिस्कस द पब्लिक मैटर्स, यहाँ पे सभा में जो लोग थे पब्लिक मैटर्स पे डिस्कस करते थे, राजाओं को एडवाइस देते थे, और वे सबको, सबके पास अधिकार था जो हर कोई मिल करके उसका अधिकार का इस्तेमाल करते थे। वे किसी को कंसल्टेंट के रूप में नहीं बुलाते थे, ठीक है। अब यदि बात करते हैं 600 बिफोर कॉमन एरा से 400 बिफोर कॉमन एरा के बीच में, तो बहुत सारे किंगडम्स जो हैं बने, जिसे हम लोग जो है महाजनपदास भी कहते हैं, और ये 7 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। महाजनपदास इमर्ज इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। सम ऑफ दिस, इनमें से कुछ बात करते हैं तो वजी हो गए, उसके बाद फिर रिपब्लिकन सिस्टम हो गए, ये सब जो थे ना कि मदद से ही जो है हम लोग क्या करते थे, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। तो क्या मैं बात करता, वजी हो गया, ये सब जो है सिस्टम थे डेमोक्रेटिक का। आगे फिर बात करते हैं इन
दिस स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स की यदि हम बात करते हैं, महाजाना प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, तो क्या थे, रूलर्स वेयर नॉट हेरिडेटरी, रूलर्स हेरिडेटरी नहीं थे, मतलब कि इनका बेटा, उनका बेटा, बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, ये सब ऐसा नियम नहीं चलता था। वहाँ पे नियम चलते थे इलेक्शन के माध्यम से। गवर्नेंस वाज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, लोगों का समूह होता था, ग्रुप होता था, और लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा नियम बननी चाहिए, तभी वैसा नियम बनते थे। मतलब कि लोगों के समूह के आधार पर डिस्कशंस किए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। इट प्रेज देम, इससे लोगों का तारीफ भी होता था। सॉरी मैंने कुछ छोड़ दिया। गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन, हाँ ये तो मैंने बता दिया। वहां पे डिस्कशन चलते थे, कुछ डिबेट भी चलते थे कि नहीं ये नियम लागू होना चाहिए, नहीं नहीं, कुछ बोलेंगे कि ये नियम नहीं लागू होना चाहिए, ये नियम लागू होगा तो इतना फायदा होगा, नहीं नहीं ये नुकसान होगा। तो ऐसे पहले डिबेट किए जाते थे। वजी की यदि हम बात करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते थे। बुद्धिज्म टेक्स्ट एक है, ठीक है। बुद्धिज्म में एक टेक्स्ट भी है जिसका नाम क्या है, महापरिनिब्बना सुट्टा, ठीक है। तो महापरिनिब्बना सुट्टा में बतलाया गया है कि वजी जो थे ना, वो एक बहुत ही मजबूत शासक थे, कम्युनिटी थे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थे। और इन्होंने इट प्रेस देम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लगातार असेंबली ऑर्गेनाइज करवाते रहे थे, मीटिंग डिस्कस करते थे, कोई भी बातों पे डिस्कस किया करते थे, और लोगों के आपसी सहयोग से जो है ये क्या करते थे, निष्कर्ष निकालते थे, कंक्लूजन्स निकालते थे, ठीक है। सक्या रिपब्लिक की बात करते हैं, एक अगला एग्जांपल हो गया सक्या रिपब्लिक, ऑल्सो फॉलो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। सक्या रिपब्लिक जो थे वो भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को ही फॉलो करते थे। और सक्या का जो हेड था, क्लान जो था, जिसको हम लोग राजा कहते थे, उसमें असेंबली ऑफ द एल्डर्स के द्वारा, यानी कि असेंबली में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे ना, वे लोग मिल करके जो है राजा का चयन करते थे। द लीडर वॉज सेलेक्टेड थ्रू डिस्कशन, और लीडर को जो चुनाव किया जाता था वो क्या किया जाता था, डिस्कशंस के आधार पे किया जाता था। और ये डिस्कशंस कौन करते थे, तो बूढ़े लोग करते थे। रिफ्लेक्टिंग कलेक्टिव डिसीजन, लोगों का एक ग्रुप होता था जहाँ पे वे लोग डिस्कस करते थे कि ये हमारा राजा होना चाहिए, और उसके बाद ही फिर हम लोग उसे राजा को के रूप में नियुक्त करते थे, ठीक है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, द पंचायत सिस्टम, ठीक है। पंचायत सिस्टम जो है इंडिया का वर्तमान की यदि बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री का एक रूल है, ठीक है। ये क्या करता है, हजारों लोगों को हजारों सालों से ये चलता आ रहा है। पंचायत जो शब्द है वह पंच से बना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, ठीक है। पंचायत जो शब्द है, द वर्ड पंचायत इज डेराइव्ड फ्रॉम पंच। पंचायत जो शब्द है वो कहाँ से बना है, पंच से। पंच का मतलब होता है पांच, पंच का मतलब क्या हो गया, पांच हो गया। एंड रेफर्स टू द, जिसका अर्थ क्या होता है, काउंसिल्स ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव एल्डर्स चूजन बाय द कम्युनिटी। मतलब कि एक ढेर सारे लोगों का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में से 5 को कोई बड़े लोगों को चुनाव किया जाएगा, चयन किया जाएगा, और वही 5 लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, उसी को बोला जाएगा पंचायत, 5 लोगों का समूह। दिस सिस्टम वॉज डेमोक्रेटिक इन द नेचर, और ये जो है प्रकृति का भी एक प्रकृति के रूप में थे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग का चयन किए जाते थे, लोगों का जो चयन किया जाता था, उनके ऊपर बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था। पंचायत जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे गांव में, ठीक है। गांव में पंचायत का इस्तेमाल गांवों में किया जाता था, क्यों, डिसीजंस लेने में, झगड़ा वगैरह है उसको सुलझाने में, ठीक है, न्याय देने में, और सही तरीके से गांव में सारे काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये सब के लिए पंचायत बैठाया जाता था, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, आर्कोलॉजिकल को कुछ एविडेंस मिला है लोथल में, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे, सामान्य जो है वहां पे प्रशासन चलते थे, जिसका कोई हालांकि क्लियर प्रूफ तो नहीं मिल पाया है। लोकल लेवल पे बताया गया कि विलेज में जो गाँव में जो होता था, विलेज काउंसिल्स हुआ करते थे या पंचायत हुआ करते थे। गाँव में लोकल काउंसिल्स, सॉरी विलेज काउंसिल्स या तो पंचायत हुआ करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाते थे, न्याय देते थे और लोगों का भला करने में काम करते थे। ये सिस्टम जो है ना, इसमें क्या होते थे, लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, लोग उसमें आते थे, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, हर किसी के पास अपना बात रखने का अधिकार था, ठीक है, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और भी हिस्ट्री के लिए हम बात करते हैं बच्चे, तो गुप्ता एम्पायर की बात किया जा रहा है। तो गुप्ता एम्पायर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड द ओल्डन एज ऑफ इंडिया, ये भी ओल्डन एज ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। दिस पीरियड सो, ये इस समय दिखलाया गया बहुत सारे तरह तरह के आर्ट, साइंस, लिटरेचर्स का डेवलपमेंट किया गया था गुप्ता एम्पायर के समय में, है ना। ये आपने 8th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता डायनेस्टी में जो होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वहाँ पे जो नियम चलाने के लिए जो रूल्स थे वह लोगों के हाथ में थे, डिसेंट्रलाइज्ड थे, जिसको हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट कहते थे। विलेज काउंसिल्स होता था जिससे हम लोग क्या बोलते थे, सभा कहते थे, ठीक है, सभा कहते थे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, सभा जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है, जिससे क्या होते थे, लोकल लोगों में न्याय प्रदान किया जा सके। काउंसिल्स जो थे वे काउंसिल्स वे मेड अप ऑफ, काउंसिल्स में कौन बनते थे, तो जिनके पास जमींदार होते थे, व्यापारी होते थे, कम्युनिटियों में ग्रुपों में जो है चुना जाता था, व्यापारी को चुनते थे, वही क्या बनते थे, तो वही व्यक्ति जो है ना काउंसिल्स के मेंबर बनते थे। और वे स्वतंत्र होते थे, स्वतंत्र होते थे निर्णय सुनाने का, ठीक है। और इसी तरह से जो है लोगों का वहां पे जीवन सरवाइव होता था, चलता था, ठीक है। दिस अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस मॉडर्न डेमोक्रेटिक इन मेनी वे। पहले इतना सारा हमने एग्जांपल पढ़ा डेमोक्रेटिक का काम, ठीक है, तो वो सारे डेमोक्रेटिक आज का डेमोक्रेसी कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने दे प्रोमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। जितना भी अभी हमने पढ़ा, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और तरह तरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये सब हमें बतलाता है वर्तमान में आज के समय में जो डेमोक्रेटिक है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इंस्पायर द इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशंस भी होना चाहिए, पंच होना चाहिए, खुद का सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए और हर किसी का न्याय का पालन करना चाहिए, ठीक है, ये हमें बतलाता है। मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेटिक जो है ना, मैं जितना मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेटिक का इतिहास के बारे में जितना हम जानना चाहें उतना गहरा है, और उसके बारे में जितना भी हम हिस्टोरिकल जो है एक्सपीरियंस करेंगे वो और भी जो है हम लोगों को चौंकाने वाली बातें होते जाएगा। आई बात सभी को समझ में? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है हम लोग इस टॉपिक को जो है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो भी लैग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, काफ़ी समय के बाद सिस्टम ऑन हुआ है तो ये लैगिंग इशू भी देखने को हमें मिल रहा है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तब तक के लिए फिलहाल सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। बाय एवरीवन। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.